गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आप सबको बीएड फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्री शिक्षा के परिवेश का अध्ययन करा रही थी, जो हमारा पेपर नंबर 2 है। और हम पिछले क्लास में यूनिट 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है शिक्षा के अधिकार। मतलब शिक्षा के अधिकार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक सभ्य जीवन बिताने के लिए और सुसंस्कृत जीवन बिताने के लिए शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। आप सब जानते होंगे कि शिक्षा जो है हमारे अनंत काल से दी जा रही है और इस पर बहुत विशेष बल भी दिया जा रहा है। क्यों? ताकि शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को सही ढंग से बना सकें और जीवन भी सही यापन कर सकें। तो शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और सभ्य बना सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा कुछ न कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में निहित किया गया है, राज्य इस संविधान के क्रियान्वयन किया जाने के समय 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कौन करेगा? जो हमारा संविधान है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या करेंगे? हम सभी छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्या हुआ? परंतु सन 1964 में गठित शिक्षा आयोग ने बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष सुझाव दिए, जिसके आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तैयार की थी। पर फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को प्राथमिकता से लागू करने की नीति अपनाई गई, परंतु कोई भी विशेष प्रगति नहीं हुई। जबकि आप देख रहे हैं कि सरकार ने क्या करा, 1968 में एक नियम बनाया और उसके नियम के अनुसार किन पॉइंट को रखा, निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा को। पर क्या हुआ, इतने प्रयास के बाद भी उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। फिर ये उनका संकल्प अधूरा रह गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला। भारत सरकार ने अंतिम शस्त्र के रूप में एक नया लक्ष्य बनाया। 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया। मतलब 86 वाला पॉइंट जो रखा गया है उसमें संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया और 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले वर्ग के सभी छात्रों और छात्राओं या बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को कहा गया है, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और इस पे कई कार्यक्रम बनाए गए। तो हमारा क्या है, हमारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान जो है वो कम से कम 32 भागों में विभाजित है। मतलब इसमें क्या है, इसमें 32 जो है वो मुख्य पॉइंट है जिसपे सरकार ने कार्य किया है। वो किस लिए किया है? शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रावधान 2009 से जो स्टार्ट हुआ है, वो पहला प्रावधान हमारा क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है, इसमें कई पॉइंट हैं
और ये जो टॉपिक है ये कई पॉइंट में विभाजित है, कम से कम 32 पॉइंट आप ही देख रहे हैं, मैं लिखे हुए हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 से, और इसे हमें कई भागों में पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पॉइंट ए में कहा गया है शिक्षा में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। मीन्स जो भी हमारे बालक है या बालिकाएं हैं, उन्हें अपने विद्यालय मतलब अपना जो उनका जो घर है उसके आसपास जितने भी विद्यालय हैं आसपास, उनमें किसी भी विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का उनका अधिकार होगा। इस अधिकार से उन्हें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, उपधारा 1। उपधारा के मतलब इस धारा के अंतर्गत जो उपधारा 1 में प्रयोजन के लिए क्या कहा गया है, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय का संदाय करने का दायी नहीं होगा। मतलब कोई भी बालक या बालिका है वो किसी प्रकार की फीस या कोई भी मूल्य हमको या व्यय किसी भी रूप में विद्यालय में नहीं देगा। जो प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवाहित करे। मतलब अगर वो बच्चा कोई भी फीस नहीं देता है, फिर भी उसे प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, प्रवेश न किए गए बालकों या जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश दिया गया है या उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो वो किसी भी आयु में अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसके लिए उसे पूरी छूट मिलेगी और इस पे कोई भी पाबंद नहीं लगाया जाएगा। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार जो है उसमें ये कहा गया है कि बालक बालिका या छात्र अपने ग्राम में अगर वो रहता है, किसी भी गांव में रहता है या उसके भीतर कोई भी विद्यालय नहीं है या उस विद्यालय को पढ़ना नहीं चाहता है, तो वो किसी भी अन्य विद्यालय में या अन्य राज्य के विद्यालय में या अन्य गांव के विद्यालय में अपना स्थानांतरण कर सकता है। जैसे समझ लीजिए आप कि अगर कोई बच्चा किसी गांव में रहता है और वो अब उस गांव को छोड़कर जा रहा है किसी कारणवश या कहीं और रहने जा रहा है, तो वो किसी भी स्थान पर अगर चला जाए रहने के लिए, पर उसकी प्रारंभिक शिक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को किसी भी स्थान पर पूरा कर सकता है, किसी भी विद्यालय को पूरा कर सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य में चला जाए, चाहे वो यूपी से एमपी में जाए या एमपी से यूपी में आए, वो किसी भी राज्य के अंतर्गत विद्यालय जो मिलते हैं या बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत वो अपनी शिक्षा को प्रदान या प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। मतलब समुचित सरकार जो है और स्थानीय प्राधिकारी है का जो विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य क्या है, इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध को करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के भीतर आसपास में ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर जो विहित हो जाए जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय की स्थापना करेगा। इसका मीन्स ये है कि जो सरकार और स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो अगर किसी स्थान पर कोई विद्यालय ना बना हो तो कम से कम उस गांव के अंतर्गत या उस क्षेत्र के अंतर्गत
अंतर्गत कम से कम एक विद्यालय की व्यवस्था करेगा और वो उसके कर्तव्य के अंतर आएगा। तो वो एक उस कार्य को इसलिए बनाएगा ताकि वहां की जो आसपास की जो बालक बालिकाएं हैं या छात्र हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ सके और अपने शिक्षा के अधिकार को पूरा कर सके। इसको आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5, वित्तीय तथा अन्य उत्तराधिकारियों में हिस्सा बांटना। वित्तीय तथा अन्य उत्तराधिकारियों में हिस्सा बांटना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों में राजस्व को सहायता अनुदान के रूप में उपधारा 2 में विभिन्न व्ययों को ऐसा प्रतिशत प्रदान करेगी जो वहां समय समय पर राज्य सरकारों को परामर्श से आवाहित करे। मतलब जो सरकार धनराशि प्रदान करेगी वो उसका उपयोग सही से होगा और सही प्रकार से उसका कार्य किया जाएगा। दूसरा क्या है इसके अंतर्गत, केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड 3 के उपखंड घ के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाने की आवश्यकता का परीक्षण करने के लिए वित्त आयोग को निर्देशित करने की प्रार्थना करेगी ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्य करने के लिए अपनी निधियों का अंश प्रदान करे। मीन्स जो सरकार है वो वित्तीय जो हमारा हमको धन प्राप्त होगा उससे उत्तरदायित्व उसके जो कार्य है जैसे जो भी कार्य किया जाएगा उसका विवरण बनाएगा और उस विवरण का हिस्सा बना करके उसमें काम करेगा। शिक्षकों के प्रतिशत के लिए मानकों को विकसित करेगी और लागू करेगी। और क्या कार्य होगा इस पॉइंट के अंतर्गत, नवीनीकरण, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता निर्मित के संबंध के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। जो वित्तीय और अन्य उत्तराधिकारी के अंतर्गत क्या कार्य है वो सभी प्रकार की चीजों को बनाएगी और अलग अलग स्थानों पे उसका वितरण कर देगी, जिससे सभी को अनुसंधान नवीनीकरण की जो भी तकनीक है सभी को प्राप्त होगी और सभी बच्चों को मिलेगा। ये किस पॉइंट के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट 5 के अंतर्गत हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों आज हमने इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या पढ़ा है, 5 पॉइंट तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और पॉइंटों को पढ़ेंगे क्योंकि ये इसके अंतर्गत काफी पॉइंट आते हैं तो हम इसे कई भागों में पढ़ के समझेंगे। तो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।